दोस्तों, आपका व्याख्यात कॉम्पिटिशन्स में मैं हूं मनीष पवार और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे बायोलॉजी। जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में मेरे साथ लगभग बायोलॉजी का सिलेबस देखा था कि मैं कितने दिनों में क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण मेरी वीडियो पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाई या फिर स्ट्रीम रुक गई बीच में। तो कल जहां हमारा टॉपिक रुका था आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए जो पहले पढ़ा था उसका थोड़ा बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो की लिंक को शेयर कर दे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। तो दोस्तों, कल हमने बायोलॉजी का मीन जाना था कि इसका अर्थ क्या होता है। वो तो स्पष्ट कर लिया था कि बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से, एक बायो और एक लॉजी। इतना तो हमने कल समझ लिया था। तो दोस्तों, आज हम नए में हिस्टोरिकल इवेंट पढ़ेंगे इन बायोलॉजी की। जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए उन्होंने बायोलॉजी में जो विभिन्न शाखाओं पर अपने काम किए उसके बारे में जानेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था बायोलॉजी का हिस्टोरिकल। तो आज थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं कि बायोलॉजी का हिंदी मीन क्या होता है या फिर उसकी स्टडी किस प्रकार की जाती है। तो दोस्तों, वर्ड बायोलॉजी हमने कल देखा था, उसका सफिक्स बायो और ये लॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें हम लॉजी को जानते हैं कि जिसका अध्ययन किया जाता है उसे लॉजी कहा जाता है। अगर लॉजी के आगे जो भी सफिक्स लग जाता है उसके अध्ययन को या फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो लॉजी मतलब स्टडी और बायो का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जीव। इस प्रकार हमने जाना है कि बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग होता है जीवित जीव का अध्ययन करना। ये मीनिंग होता है। अब जानेंगे कि बायोलॉजी वर्ड की व्युत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड को किसने कहा और बायोलॉजी शाखा कहाँ से निकली। तो पहले एक विज्ञान जो था उससे एक नेचुरल साइंस की टर्म से जाना जाता था, जिसके अंतर्गत विज्ञान की सभी शाखाएं थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसे हम नेचुरल साइंस बोलते थे। वैज्ञानिक अरस्तु ने बायोलॉजी को नेचुरल साइंस से अलग किया। उन्होंने बताया कि बायोलॉजी है वो साइंस की अदर ब्रांच जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री से अलग है। बायोलॉजी में जीवित जीवों की गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है, उनमें जो बदलाव आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि फिजिक्स में किसी भी जीव या अजीव चीज की मोबिलिटी या फिर गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है कि वो किस प्रकार गति कर रही है, रोटेशन कर रही है। जबकि केमिस्ट्री में जो नेचुरल में 180 तत्व है उसके कंपाउंड का या फिर उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार नेचुरल साइंस की जो तीनों शाखाएं थी पहले एक इसी के अंदर समाहित थी, लेकिन अरस्तु या जिन्हें ग्रीक में एरिस्टोटल भी कहा जाता है, उन्होंने नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया और उन्होंने बताया कि ये नेचुरल साइंस की एक अलग ब्रांच है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से अलग है। इसमें जीवों की गतिशीलता, उनकी वृद्धि, विकास और गुणन का अध्ययन किया जाता है और इसमें सिर्फ जीवित जीव ही आते हैं। इस प्रकार इन्होंने बायोलॉजी की एक अलग शाखा बनाई। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जीवों में जो बदलाव आ रहे हैं उसके अध्ययन करने को बायोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार बायोलॉजी की डेफिनेशन
जीवों में होने वाले बदलाव को जीव विज्ञान बदलाव के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। लेकिन जीव विज्ञान में अब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी एक थ्योरी दी गई कि जो है लिविंग जीव किसे कहा जाएगा या फिर जीवित जीव किसे कहेंगे। तो लिविंग में ऐसा माना गया, पहले विभिन्न वैज्ञानिकों ने बोला कि जो अमर रहते हैं वही लिविंग रहेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई सेल नहीं है या फिर ऐसा कोई जीव नहीं है जो अमर रहे। एक न एक दिन उसकी सेल की डेथ हो ही जाती है, तो यह किसी की अमरता के आधार पर उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाएगा। तो फिर रिप्रोडक्शन के तहत सेल अपनी अमरता हासिल कर सकती है, मतलब कि वो प्रजनन के तहत दूसरे जीव में जाकर अपने गुणों को वर्तमान में बरकरार रख सकती है। तो रिप्रोडक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लक्षण है। तो रिप्रोडक्शन के लिए एक अनुकूलन होना चाहिए, जैसे सुटेबल टेम्परेचर, पार्टनर और सॉइल, वाटर, एयर, ये सब अगर एक सुटेबल फॉर्म में रहे तो रिप्रोडक्शन तभी संभव है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बने रहने के लिए यही सब इम्पोर्टेंट है। तो अब जानेंगे कि हिस्टोरिकल इवेंट क्या क्या हुई थी बायोलॉजी में। लेकिन उससे पहले एरिस्टोटल ने बायोलॉजी को दो भागों में बांटा था, उसको जान लेते हैं। एरिस्टोटल के अनुसार पहले उन्होंने नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया। यहाँ से उन्होंने बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच बनाई और फिर बायोलॉजी को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी और एक जूलॉजी, मतलब एक पादपों का अध्ययन और एक जंतुओं का अध्ययन। जूलॉजी में इन्होंने 500 प्रकार की स्पीशीज का अध्ययन किया और एक अपनी किताब लिखी जिसमें इसका विस्तृत अध्ययन था। उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। इसी प्रकार बॉटनी में अरस्तु ने नहीं, लेकिन एक थियोपेस्टस थे, उन्होंने अपनी 500 प्रकार की प्रजातियों का अध्ययन किया और एक किताब लिखी जिसका नाम हिस्टोरिया प्लांटेरा था, और बताया कि बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी किस प्रकार भिन्न है। हिस्टोरिया प्लांटेरा। इस प्रकार इन्होंने बायोलॉजी को सबसे पहले दो भागों में बांटा था अरस्तु ने। नेचुरल साइंस से अलग कर बायोलॉजी बनाया और बायोलॉजी में दो भागों में डिवाइड किया, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। इसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ बायोलॉजी देखते हैं। सबसे कमेंट क्या जो मेडिसिन के जनक है या फिर चिकित्सा शास्त्र के जनक, इसे हिप्पोक्रेटस कहते हैं। ये थे 460 से 377 हिप्पोक्रेटस।
इन्हें चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है। या फिर फादर ऑफ मेडिसिन। इनके बाद अरस्तु थे 382 to 322। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भ्रूण विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, और फादर ऑफ जूलॉजी, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार की प्रजाति का अध्ययन किया और एक किताब लिखी थी। इसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। इनके बाद थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने बायोलॉजी की दूसरी शाखा मतलब पादपों में 500 प्रकार की प्रजातियों का अध्ययन किया था। उनका समय था 380 to 287। फादर ऑफ बॉटनी। क्या नाम है इनका? सभी लोग जानते हैं, थियोफ्रेस्टस। ये अरस्तु के एक छात्र थे, जिन्होंने जीव विज्ञान की पादप कार्यकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और 500 प्रकार की प्रजातियों का अध्ययन किया और अपनी किताब हिस्टोरिया प्लांटेरा लिखी। इनका समय था 382 to 287। हिस्टोरिया प्लांटेरा। इस प्रकार 500 प्रजातियों का अध्ययन कर और हिस्टोरिया प्लांटेरा की किताब लिखने के कारण इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। इनके बाद थे लियोनार्डो दा विंची। इनका समय था 1690 मतलब 1690। लियोनार्डो दा विंची, इनका भी योगदान एक महत्वपूर्ण है बायोलॉजी में। पहले इनका नाम लिख लेते हैं, विंची। इन्हें फादर ऑफ पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है, मतलब जीवाश्म शास्त्र का अध्ययन। जीवाश्म बोले तो जो फॉसिल्स होते हैं, जैसे डायनासोर का कंकाल मिलता है, उसके अध्ययन करना, कि ये जानना कि ये कितने साल पुराने हैं, कितने करोड़ वर्ष पुराने हैं, जो विभिन्न टेक्निकों से ज्ञात किए जाते हैं, रेडियोधर्मिता इत्यादि, यानी उनके जो अवशेष होते हैं उसके आधार पर उनका कालक्रम निर्धारण करना। तो ये जो शाखा है उसे पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। पेलियोंटोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची। ऐसा ही नहीं कि इन्हें सिर्फ बायोलॉजी का ज्ञान था, इन्हें लगभग विज्ञान के हर एक क्षेत्र का बहुत ही अच्छे से ज्ञान था। इसीलिए एक प्रकार से ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है बायोलॉजी में, लियोनार्डो दा विंची। इनके बाद अगर हम बायोलॉजी के हिस्टोरिकल इवेंट में देखें तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम निकल के आता है, कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बायोलॉजी में एक प्रकार से सुधारात्मक कार्य किए। इन्होंने बताया कि किसी भी विषय को पढ़ना या फिर किसी भी जीव के बारे में जानना है जिसकी लगभग हजारों में प्रजातियां हैं, तो उसके एक व्यवस्थित अध्ययन के लिए इन्होंने एक वर्गीकरण टर्म का यूज़ किया और बताया कि सभी जीवों को एक उनके लक्षण के आधार पर क्लासिफाइड कर दिया जाए तो एक प्रकार से आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए इन्हें बायोलॉजी में फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। इनका समय था 1707 से 1778।
जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें वर्गीकी के जनक या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। या फिर इन्होंने टेक्सोनॉमी और नामकरण की पद्धति का इन्होंने ही सबसे पहले अध्ययन किया और बताया कि इस प्रकार, इस आधार पर अगर जमाए तो बायोलॉजी को एक बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने जाना है कि कैरोलस लीनियस इनका नाम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्विजगत वर्गीकरण में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान, या फिर इन्होंने ही द्विजगत वर्गीकरण किया था, जिसमें पहले उस प्रजाति का नाम और उसके बाद उसके खोजने वाले का नाम लिखा जाता था। तो दोस्तों, आज सिर्फ हमने हिस्टोरिकल इवेंट देखे कि किस प्रकार कौन कौन से समय में विभिन्न वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी में अपना किस प्रकार से योगदान दिया, और कल से हम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और कल मिलते हैं अगली वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी के साथ।